Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4। तो इसमें हम पार्ट 2 देखने का प्रयास करेंगे कि भाई किस तरह से चीजें होती है। तो क्या आज वर्षा होगी? यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि भाई क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी, ये भी आपको बताना है। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा कि भाई एक दिवसीय मैच में किस तरह से चीजें होगी। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है कि भाई नियंत्रण बटन जो है ना उसे छेड़छाड़ करता है मौसम। अब मौसम जो है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं, ऐसा भी होने लगता है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है और जो मौसम है हमारा वो नाटकीय रूप से अगर आप देखें तो दिन प्रतिदिन क्या होता है, बदलता रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से और क्यों ये मौसम जो है बदलता रहता है। किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम अगर हम देखें, किसी भी स्थान का दीर्घ काल है उसमें अगर हम मौसम मौसम देखें तो उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या बताता है? जलवायु, कि भाई किस तरह की जलवायु होती है वहां पे। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? ऐसा क्यों है कि हम जो भी मौसम होता है उसका पूर्वानुमान पहले ही कर लेते हैं? कारण यही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आप जानते हैं, चलिए देखते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के देखिए कितने ज्यादा 2000 मिलियन भाग का केवल एक भाग 2 अरब भाग ही प्राप्त करती है। सूर्य की ऊर्जा का बहुत कम भाग जो है पृथ्वी प्राप्त करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और भी कई सारे ग्रह हैं वो प्राप्त करेंगे। अब आ जाते हैं हम इन सबके घटकों पर। वो क्या है? कई सारी चीजें हैं जो वायु को या वायुमंडल की संरचना को प्रभावित करती है, तो हम वही सब देखेंगे। भाई तापमान, वायु दाब, ये सब जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको? तापमान, कि भाई तापमान किस तरह से है। चलिए देखते हैं। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। बिल्कुल, आप अगर अपनी क्लास में बैठे हैं तो वो भी वायुमंडल का तापमान है। आप अपने घर में हैं तो वो भी वायुमंडल का तापमान है। आप कहीं और एक खेलने गए हैं तो वो भी वायुमंडल का तापमान है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तो वायु में मौजूद जो ताप है एवं जो शीतलता है उसके परिणाम को हम क्या कहेंगे? तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। तो सिर्फ दिन और रात में ही नहीं बदलता वायु का तापमान या वायुमंडल का तापमान, और भी कई तरह से बदलता है। शीत ऋतु या वर्षा वाली ऋतु जो है, कि वर्षा नहीं, शीत ऋतु यानी सर्दी वाली की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु मौसम की जानकारी के लिए यंत्र ज्यादा गर्म होता है। आप देखेंगे कि जो तापमान है वो ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा होता है, शीत ऋतु में कम होता है। तापमान जो है शीत ऋतु में कम होता है और ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे गर्मी होती है तो सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती है सीधी। अब आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आतपन जो है ये सूर्य का तप है, उसकी बात सूर्य तप है, कितने तपती है धरती, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली युवा ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। मतलब सूर्य से अगर कोई ऊर्जा आ रही है उसे पृथ्वी ने रोक लिया तो उसे हम क्या कहेंगे? आपतन कहेंगे। ये याद होना चाहिए, आपतन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आपतन या सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। जो भूमध्य रेखा है जो हमारे विषुवत रेखा के नीचे है, भूमध्य रेखा वो बहती है, वो देखें हम
तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? ध्रुव जो है बर्फ से ढके हुए हैं और ये सारे के सारे जो है तापमान वगैरह में ज्यादा होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें भी नहीं उगेगी। तो कुछ हम ठंडा क्यों रखते हैं? कारण है कि भाई अगर सब कुछ गर्म होगा तो कुछ भी यहाँ पे नहीं उगेगा, क्योंकि हर जगह संतुलन आवश्यक होता है। अब गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते, रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। रात के समय क्या होता है, जितनी भी चीजें हैं सब की सब मुक्त हो जाएंगी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं। तो नगर के जो भीड़ वाले ऊंचे भवन है वो क्या करते हैं, जो गर्म वायु होती है उसको रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है भाई, जितने भी नगर होते हैं उनका तापमान आप देखेंगे कि बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये आप वहां से देख सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं, बताइए, आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस। तो जो भी तापमान है उसको मापने की जो इकाई है, मानक इकाई, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री सेल्सियस कहते हैं। कोई भी तापमान वो डिग्री में ही होगा, केल्विन में भी हो सकता है, बट डिग्री में ही ज्यादातर आप मापते हो उसको। इसका आविष्कार किसने किया, पहले तो ये बताइए डिग्री का। तो एडवर्ड सेल्सियस नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपने नाम को रखते हुए डिग्री सेल्सियस जो है नाम दे दिया। उसने किया तो आविष्कार किया तो कुछ ना कुछ अपना नाम भी देगा, दे दिया। तो सेल्सियस पैमाने पर जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है उपलब्ध होता है या उबलता है। तो 100 डिग्री हो गया अगर तापमान, तो पानी उबलने लग जाएगा आपका, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है जमने लग जाएगा। तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। तो वायु दाब की बात कर लेते हैं कि भाई वायु का क्या क्या दाब होता है। उच्च दाब के साथ जो है हमारे शरीर पर बल भी लगाती है वायु सॉरी, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। तो वायु भी हमारे शरीर पर बल लगाती है मगर हम उसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि जब वो पहाड़ों पर लगा सकती है तो मनुष्य क्या चीज है, मनुष्य पर भी बल लगाती है वायु। यह इसलिए होता है, अनुभव इसलिए नहीं करते क्योंकि वायु का दबाव हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। क्या है कि सिर्फ एक जगह से हमारे ऊपर वायु का दाब नहीं लगता, सभी दिशाओं से लगता है। इस वजह से जो है अगर इधर लग रहा है तो इधर भी लगेगा तो हट जाएगा, ऊपर लग रहा है तो नीचे भी लगेगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी दाब है वो खत्म हो जाएगा, वरना दाब तो लगता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के बाहर जो है, वायु के जो बाहर है वो कई तरह की चीजें जो है यहाँ पे करते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के बाहर द्वारा लगाया गया दाब जो है किस तरह से होता है, हम वो सारी चीजें जो है यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो कई तरह की चीजें जो है यहाँ पर होती रहती है, तो ये हम यहाँ से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के बाहर द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ये आपको याद रखना है। क्या रखना है भाई आपको, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वायु दाब किसे कहते हैं, बताइए। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो जो प्रेशर है, जो दाब है, वो क्या होगा, तेजी से गिरने लगेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे किस तरह से जो दाब है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता लग गया कि भाई किस तरह से दाब वगैरह यहाँ पे कम होता है। उसके बाद क्या होगा, समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। तो जो समुद्र का स्तर होता है ना, वहां पर क्या होता है कि जो वायु का दाब है वो सर्वाधिक आपको मिलेगा। समुद्र स्तर में सबसे ज्यादा वायु का दाब होता है। ठीक है, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। कोई स्थान है वहां पर जो है वायु का ताप है ना, उसके द्वारा ये प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठती है। मान लीजिए तापमान ज्यादा है, मैंने बताया था ना, वायु है वो क्या ऊपर उठेगी, फिर वो जो ठंडी है वो नीचे गिरेगी। इस तरह से होता है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। मतलब मान लीजिए अगर कहीं पर गर्मी आ रही है, वहां पर
लो प्रेशर, मतलब कम वायु दाब होगा। और अगर कहीं पर सर्दी आ रही है तो वहां पर हाई प्रेशर यानी उच्च दाब होगा, उच्च प्रेशर होगा, उच्च दाब होगा। तो निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तो जब इस तरह का बहुत ज्यादा गर्मी होती है जहां पर, वहां पर ही आपको बारिश भी देखने को मिलेगी, जैसे भारत में देख लीजिए। अब कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, आप जानते हैं। जहां पे कम तापमान होगा वहां पर क्या होगा, वायु ठंडी होगी। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है, और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। मैंने बताया ना, उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। नीचे गिरने वाली उच्च दाब वाली है, और ऊपर जाने वाली निम्न दाब वाली है वायु। गर्मी की वजह से ऊपर जाती है, सर्दी की वजह से नीचे आती है। अब उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो जो भी उच्च दाब है उसके कारण क्या हो जाता है, स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नीचे गिर रही है ना उच्च दाब की वजह से, तो क्या होगा, स्वच्छ आकाश मिल जाएगा। मगर अगर निम्न दाब होगा तो फिर बादल वगैरह दिखेंगे आपको। तो वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही बहती है या गमन करती है। वायु का हमेशा जो गमन होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही होता है। तो ये तो हमने बात कर ली वायु के गमन के बारे में, वायु दाब के बारे में। अब यहाँ पे क्या आप जानते हैं वो आया है। वायु दाब बता दिया मैंने, गर्मी होगी तो निम्न दाब होगा, सर्दी होगी तो उच्च दाब होगा। अब आ जाइए क्या आप जानते हैं, चलिए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है? बिल्कुल, आपको जानना चाहिए, अगर नहीं जानते तो याद कर लीजिए। चांद जो है उस पर वायु नहीं होती, अतएव वहां वायु दाब भी नहीं है। अब जब वायु ही नहीं है तो वायु का दाब कहां से होगा? अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शरियाएं फट सकती है। तो क्या वायु दाब तो होता नहीं है, तो जब अगर वो अंतरिक्ष पोशाक नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, शरीर द्वारा विपरीत बल लगेगा। तो विपरीत बल जब लगेगा तो रक्त की जो शिराएं हैं उनकी वो फट जाएगी, इस जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं और उनकी मृत्यु हो सकती है। इस वजह से अंतरिक्ष पोशाकें पहनी जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पोशाक पहनकर क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो दाब इतना बढ़ जाएगा कि भाई उनकी रक्त की शिरा है वही फट सकेगी और उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से वो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम पवन पे। किस पे आ जाते हैं? पवन पे, कि भाई वो किस तरह से कार्य करता है। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। तो क्या है भाई पवन? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, ये आपको ध्यान रखना है। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं भाई, जो पवन है उसको काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है, मान लीजिए पवन जो है क्या हो रही है, धीरे बह रही है, तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। महीन जो है धूल या फिर धुआं जो है उसको उड़ाते हुए देख पाएंगे। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। कभी कभी पवन जो है बहुत ज्यादा इतनी धीमी होगी कि आप देखेंगे कि उसके विपरीत चलना जो है कठिन होगा। इतनी तेज आती है कि आप देखेंगे अगर आप चलेंगे ना आपको उड़ा के भी ले जाएगी, इतनी ज्यादा तेज होती है। तभी तो कहते हैं ज्यादा आंधी तूफान है तो आप बाहर मत निकलिए, क्या पता उड़ जाए। तो अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है, छाता उड़ सकता है, इसलिए तेज पवन में लोग छाता बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। 3 अन्य उदाहरण सोचिए आप, जो तेज पवन में आपने कभी सोचे हो। जब तेज पवन के कारण आपकी लिए समस्या उत्पन्न हुई हो, आप उदाहरण सोच सकते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। तो जितने भी पवन है ना जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, उसको हम 3 भागों में जो है विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से विभाग है भाई, वो हम देखेंगे। स्थानीय पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। तो स्थायी पवने, एक तरफ स्थानीय नहीं, स्थायी, मौसमी और स्थानीय, ये 3 पवने होती है, उनको हम देखेंगे। उससे पहले क्या आप जानते देख लेते हैं, नहीं जानते चलिए जान लेते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन कहते हैं। तो जहां से पवन आएगी उसका नाम उसी से होगा। मान लीजिए पूरब से आ रही तो पूर्वी पवन,
पश्चिम से आ रही है पश्चिमी पवन। इस तरह से जो है हम नाम देते हैं। हमने देखा कि जो पवन है उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है? स्थायी पवन। दूसरा है मौसमी पवन और तीसरा है स्थानीय पवन। सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी पवनों को। इसको देखेंगे स्थायी, जो एकदम स्थायी होती है, हमेशा होती है। तो व्यापारिक, पश्चिमी एवं पूर्वी पवने जो है स्थायी पवने हैं। ये ध्यान रखना है आपको। पूर्वी और पश्चिमी पवने जो होती है उसे हम स्थायी पवने कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्थायी पवने कहते हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। और ये क्या होती है भाई? वर्ष भर निश्चित दिशा में लगातार चलती हुई आपको दिखेगी। तो वर्ष भर चलती है और लगातार चलती रहती है, वो भी निश्चित दिशा में। अब आ जाते हैं हम किसमें? मौसमी पवन। कौन सी? पश्चिमी और पूर्वी। यहां देखिए व्यापारिक पवन है। कहाँ है भाई? देखिए पश्चिमी और पूर्वी व्यापारिक पवन जो है ये होती है। तो ये तो है, ये देखिए पूर्वी है और ये पश्चिमी। कहाँ पे? देखिए पश्चिमी पश्चिमी, ये पूर्वी है तो पश्चिमी भी होगी। यहाँ पे दक्षिणी है, ये उत्तरी है, उच्च दाब। ये पूर्वी है ना, तो ये देखिए ये पश्चिमी भी है। पूर्वी यहां से हो रही है, पश्चिमी यहां से हो रही है। ये देखिए पूर्वी, ये पश्चिमी, ये जो है लगातार इस तरह से होती है। अब आ जाता है मौसमी पवनों के बारे में। किसके बारे में? मौसमी पवनों के बारे में। कि भाई जितनी भी मौसमी पवनें हैं वो क्या होती है, कैसे होती है, चलिए देखते हैं। तो ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। कई सारी ऋतुएं आती है, उसमें अपनी जो दिशा है वो क्या करती है? ये पवनें बदल देती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें जो है वो अपनी दिशा बदलती है। जानते हैं आप, मानसून आता है फिर जाता भी है। तो इस वजह से हम इन्हें मौसमी पवनें कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसमी पवनें। ये प्रमुख वायु दाब पट्टियां हैं। आप देख सकते हो उच्च दाब ऊपर है 0 डिग्री, ये जो है होता है 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण, क्योंकि यहाँ पर ही आपको बर्फ दिखेगी। तो हाई प्रेशर होता है, मतलब उच्च दाब। और मानसून या मौसमी पवनें जो है अपनी दिशा बदल लेती है। जैसे भारत में मानसून आता है ना, तो वो भी अपनी दिशा बदल सकता है। तो इस तरह से 2 पवनें तो हो गई। अब आ जाइए आपका तीसरा प्रकार, वो क्या है पवन का? स्थानीय पवनें। तो स्थानीय पवनें जो है एक निश्चित स्थान पर होती है और उसको उनके स्थान के आधार पर ही नाम दिए गए हैं। तो ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। ये जो पवनें होती है ये किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। एक तो क्या है? एक तो स्थल और एक है समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? यहां पे क्या दिया हुआ है कि भाई क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लू कहते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आ जाइए चक्रवात प्राकृतिक आवेश के बारे में। लू के बारे में हमने देखा, तो जो है उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है, वो स्थानीय लू कहते हैं। हर जगह लू नहीं कहते, कई जगह कुछ और नाम होता है इनका। इससे क्या पता लग रहा है कि भाई स्थानीय पवनों के भी अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम, ये एक काले डिब्बे में आपको कुछ दिया हुआ है जिसका क्या नाम है? चक्रवात प्राकृतिक आवेश। तो चक्रवात या प्राकृतिक आवेश क्या होता है ये आपको बताना है। चक्रवात आप सब जानते हैं बहुत ज्यादा हानिकारक है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा जो तबाही लाता है। तो भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित जो उड़ीसा है में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। तो जो हमारा पूर्वी समुद्री तट है ना, वहां पर आप देखेंगे बहुत ज्यादा चक्रवात, जिसे हम अंग्रेजी में साइक्लोन कहते हैं, वो आते रहते हैं। बंगाल में भी आते हैं और उड़ीसा वगैरह में भी आते हैं, कभी कभी आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं। तो 17-18 अक्टूबर को क्या हुआ? 1999 का समय था, तो राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। क्या आया? राज्य जो है हमारे, उनमें 5 जिले हैं जहां पर चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचा दी। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा
ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानि हुई। पवन का वेग हो गया, वर्षा हो गई, और ज्वार भाटा जो आते हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा हानियां हुई। और 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन जो है 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। तो 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है पवन आ रही है, तो इसका मतलब बहुत सारी चीजों को उड़ा के ले जाएगी। आपकी गाड़ी की स्पीड उतनी नहीं होगी जितनी इस पवन की स्पीड है। इससे क्या पता लग रहा है कि जब गाड़ी की ज्यादा स्पीड में चलाएंगे तो कोई सामने आया तो उड़ जाएगा, वैसे ही इतनी ज्यादा तेज पवनें आएंगी, कोई सामने आया तो उड़ जाएगा। तो ये घर मकान सब उड़ा के ले जा सकते हैं। इतनी ज्यादा जो है ये खतरनाक होती है। इस वजह से जब भी इस तरह के चक्रवात आते हैं तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे आ जाती है। अब तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया भाई। जब 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई पवन आ रही है, जब उसके यहाँ कोई आदमी, अगर मान लीजिए कोई आपकी बाइक है वो चल रही है इतनी स्पीड में, कोई आ गया सामने तो उड़ा के ले जाएगी। उसी तरह से पवन भी, और आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी नहीं होगी जितनी इसकी पवन की स्पीड है, तो ये तो हर किसी को उड़ा के ले जा सकती है। और ये एक टाइम पे हमारे यहाँ इस तरह का चक्रवात आया था जिसने कई सारे घरों को नष्ट कर दिया है। अब अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। तो औद्योगिक भवन, जो भी अन्य घरों की छतें हैं, सब की सब उड़ गई। कारण कारण है इनकी बहुत ज्यादा गति इतनी थी कि उड़ गई। अब जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई, क्योंकि इतनी ज्यादा तेज हवा चली कि सब कुछ, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगे हुए थे सबके सब टूट के गिर गए। तो लाइट वगैरह चल जाती है ना। क्यों होता है? मान लीजिए जब भी आप देखेंगे कि जब भी तूफान आता है, आंधी आती है, लोगों के घरों में रोशनी बंद हो जाती है, लाइट चली जाती है। कारण क्या है? कारण यह है कि बहुत सारे जो खंभे हैं लाइट के वो उड़ जाते हैं इस तरह की तेज पवन में, और उस वजह से लाइटों को थोड़ी देर के लिए जाना पड़ता है जब तक वो रिपेयर ना हो। तो चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। अब जब चक्रवात आएगा वर्षा तो होगी। अब इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। तो एक तो वैसे ही बहुत ज्यादा चीजें उड़ा के ले गई पवनें, और ऊपर से बाढ़ भी आ गई। तो चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई, और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। जो जितने भी तटीय क्षेत्र हैं उनमें भयानक तबाही आपको जो है देखने को मिलेगी। अचानक जो है 7 से लेकर के 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई। कितनी? 7 से लेकर के 10 मीटर ऊंची जो ज्वारीय तरंगे हैं वो आ गई, और जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। और जो इतनी ज्यादा तरंगे आएगी तो क्या होगा? जो भी धान या जिसकी भी फसल है सबकी सब तबाह हो जाएगी, और वही यहाँ पे हो गया। अब 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ था। थाईलैंड में हुआ था, फिर भारत में भी आया, और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा और गहन होकर महा चक्रवात का रूप धारण कर लिया, और उड़ीसा में हिरेसामा और बालीकुड़ा के बीच के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया। 10:30 के बजे सुबह के करीब आया। इस महा चक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। तो उड़ीसा में जो है बहुत ज्यादा बर्बादी हो गई। बिकॉज कारण क्या था? कारण था चक्रवात। अब इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। लोगों को जो है शेल्टर होम में रखा गया कि भाई जितनी भी जगह है उनको खाली कराया गया। अब बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। अब साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र भी नष्ट हो गए इन सारी चीजों की वजह से। और पाराद्वीप जो कहाँ पे है? उड़ीसा में, कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए। तो कई सारे जंगल भी लुप्त हो गए। तो इससे क्या पता लग रहा है कि भाई जब महाविनाश का कुछ आ जाता है और कोई बड़ा चक्रवात आ जाता है तो बहुत ज्यादा हानि होती है। उसके बारे में हम यहाँ पे पूरी तरह से देख लिया। अब आ जाता है आर्द्रता के बारे में। आर्द्रता, नमी क्या होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।